साथियों नमस्कार। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी और बीबीए जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत एक सांस्कृतिक निबंध जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है, भारत एक है, को इसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हमने इसके दो पूर्व के वीडियो में इस निबंध के आधे भाग को मूल पाठ से पढ़ा, समझा और उसके भाव को ग्रहण किया है। आज इस वीडियो में हम उससे आगे इस निबंध के मूल पाठ को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को जरूर पुष्ट करती है। इस दृष्टि से एक तरह की एकता तो वह है जो हिंदू समाज में मिलेगी, जो मुस्लिम समाज में मिलेगी, जो पारसी या क्रिस्तानी का आशय है ईसाई समाज में मिलेगी, यानी किसी भी समाज के अंदर पाई जाने वाली एकता मिलेगी। लेकिन धर्म के केंद्र से बाहर जो संस्कृति की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी है जो उन्हें दूसरे देशों के लोगों से अलग करती है। संसार के हर एक देश पर अगर हम अलग अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन, खान पान और तौर तरीकों तथा आदतों से टपकती रहती है या प्रदर्शित होती रहती है। वह सांस्कृतिक विशेषता प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से वह प्रदर्शित होती है। चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वाले के बीच नहीं छिप सकता, और यद्यपि अफ्रीका के लोग भी काले ही होते हैं मगर वे भारतवासियों के बीच नहीं खप सकते, यानी वो अलग ही पहचान लिए जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे देश से आते हैं और उनकी सांस्कृतिक विशेषता दूसरे प्रकार की है। भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाकें खूब चली हुई है, लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हुए 100 हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दीजिए, वह आसानी से अलग ही पहचान लिया जाएगा। इसी तरह भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी क्रिस्तान यानी हिंदुस्तान के रहने वाले जो ईसाई मतावलंबी हैं, हिंदुस्तानी क्रिस्तान, पारसी और मुसलमान भी भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं कि वे हिंदुस्तानी हैं। और यह बात कोई आज पैदा नहीं हुई है बल्कि इतिहास के किसी भी काल में, पुराने काल में हो, मध्यकाल में हो या वर्तमान काल में हो, सभी काल में भारतवासी ही थे तथा अन्य देशों के लोगों के बीच वे खप नहीं सकते थे। उनकी एक अलग पहचान बनी हुई थी। यही वह सांस्कृतिक एकता या शक्ति है जो भारत को एक रखे हुए है। यही वह विशेषता है जो उन लोगों में पैदा होती है जो एक देश में रहते हैं, एक तरह की जिंदगी बसर करते हैं और एक तरह के दर्शन और एक तरह की आदतों का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं। ऊपर एक जगह हमने भूगोल को दोष दिया है कि उसने पहाड़ों और नदियों के द्वारा इस देश को भीतर से बांट रखा है। हमने इस सीरीज के पहले, इसी निबंध के पहले वीडियो में पढ़ा है कि पहाड़ और नदियों के कारण देश की सीमाएं छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बढ़ जाती है, जिससे इस देश में क्षेत्रीय जोश और प्रांतीय भावनाओं के विकास के लिए मौका निकल आया है। यह हमने भौगोलिक दोष माना है, मगर हम भूगोल का उपकार भी नहीं भूल सकते। भारत के भीतर यद्यपि प्रांतीय भेदों को लिए हुए अनेक क्षेत्र मौजूद हैं जिनके प्रांत स्तर पर अलग अलग भेद हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इन तमाम भिन्नताओं को समेटकर भारत को एक पूर्ण देश बनाने का काम भी हमारे भूगोल ने ही किया है। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह हमारे भूगोल की देन है। भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक भारत की यह विशेषता बहुत पुरानी है। यह ठीक है कि प्रांतीयता के जोश में आकर कोई कोई क्षेत्र राष्ट्र की एकता से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए जब तब कोशिश करते रहे हैं। प्रांतीयता की भावना अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करती रही है, लेकिन
सारे देश को एक छत्र शासन यानी चक्रवर्ती राज्य के अंदर लाने का सपना भी यहाँ बराबर मौजूद रहा है। देश की इस मौलिक एकता के भाव ने प्रांतीयता के सामने कभी भी हार नहीं मानी, यानी राष्ट्रीयता का भाव सदैव प्रांतीयता के भाव से प्रबल रहा है। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि इस देश में राष्ट्रीयता और प्रांतीयता, राष्ट्र के विचार और प्रांत के विचार, राष्ट्रीयता और प्रांतीयता के बीच बराबर संघर्ष चलता रहा है। कभी तो ऐसा हुआ कि किसी बलवान राजा के अंदर देश एक हो गया, और कभी ऐसा हुआ कि इस एकता में कहीं पर प्रांतीयता ने छेद कर दिया और फिर उस छेद को भरने की कोशिश की जाने लगी। प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए यहाँ के राजे अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, मगर इन लड़ाइयों के भीतर सिर्फ यही भाव नहीं था कि राजे अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते थे, वे अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, यही भाव नहीं था उन लड़ाइयों के पीछे। कुछ यह बात भी थी कि इस देश की भौगोलिक परिस्थिति ही सारे देश को एक देखना चाहती थी, और भौगोलिक परिस्थिति की इसी प्रेरणा से देश के सभी बड़े राजे इस बात के लिए उद्योग खड़ा कर देते थे कि सारा देश उनके अंदर एक हो जाए। भूगोल ने भारत की जो चौहद्दी यानी सीमा बांध दी है, चौहद्दी का आशय है सीमा, भूगोल ने भारत की जो सीमा बांध दी है उसके साथ दस्तंदाजी करने की कोशिश, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हुई। सीमा के बाहर की दुनिया से भारत को अलग रखकर उसे भीतरी एकता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा यहाँ के भूगोल की सबसे बड़ी शिक्षा रही है, और इसी प्रेरणा के कारण वे लोग बराबर असफल रहे जो देश के भीतर के किसी भाग को प्रांतीयता के जोश में आकर स्वतंत्र राज्य का रूप देना चाहते थे, उन्हें असफल होना पड़ा है, क्योंकि यह भौगोलिक प्रेरणा ही का प्रभाव है। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे, यह अस्वाभाविक बात है। इसी तरह यह भी अस्वाभाविक है कि हम दुनिया के किसी ऐसे हिस्से को भारत के साथ बांध रखने की कोशिश करें जो भारत की चौहद्दी यानी भारत की सीमा से बाहर पड़ता है, और जिसे भारत का भूगोल अपने भीतर पचा नहीं सकता। ऐसे भाग को भारत में मिलाने का प्रयास भी असफल होगा। दुनिया के हिस्से को काटकर उसे भारत के साथ मिला रखने का काम उतना ही अप्राकृतिक साबित हुआ है जितना कि हिंदुस्तान के किसी अंग को काटकर उसे अलग से जिंदा रखने की कोशिश असफल हुई है। मौर्यों ने एक समय कंधार यानी अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया था, लेकिन कंधार भारत में रखा नहीं जा सका। यूनानियों ने पंजाब को काटकर कंधार में मिला लिया था, मगर उनकी भी कोशिश बेकार हुई और पंजाब भारत में वापस आ गया। महमूद गजनी ने काबुल में बैठकर भारत पर राज्य करना चाहा, लेकिन इस अस्वाभाविक कार्य में उसे सफलता नहीं मिली। पठान बादशाहों ने दिल्ली में बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पार की जमीन पर हुकूमत करनी चाहिए, मगर वे भी नाकामयाब रहे। सिंध पर जब मुसलमानों ने पहले कब्जा किया, तब वे भी चाहते थे कि सिंध ईरान का अंग रहे, ईरान का हिस्सा बन जाए और वे ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाए, लेकिन यह भारत के भूगोल के खिलाफ बात थी, इसलिए उनकी कोशिश भी बेकार हुई। असली बात यह है कि जैसे दुनिया के और भी कई देश दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, कई देश दुनिया से अलग हैं लेकिन अपने आप में वे पूर्ण है, संपूर्ण है, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है, बनाया है, और जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय हैं। इस प्रकार हमने रामधारी सिंह जी दिनकर के सांस्कृतिक निबंध भारत एक है के मूल पाठ को पढ़कर समझने का प्रयास किया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इन वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, शिक्षा और संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि ऐसे उपयोगी वीडियो आपको आगे भी और समय पर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।